बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुण कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एंडीवर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने केमिकल वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हमने केमिकल रिएक्शंस को लिखा था। उस चैप्टर में एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि किस टाइप से हमारे नेचर में केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होती हैं, इसकी स्टडी हमने की थी। इसके बाद हमने एक्टिविटी 1.1 को बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसको आप इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक बार देख सकते हैं। एक्टिविटी 1.1 के बाद एक्टिविटी 1.2 और 1.3 को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। इसके बाद कैसे कोई केमिकल रिएक्शन को हमने, किसी भी केमिकल एक्सपेरिमेंट को हमने एक केमिकल इक्वेशन में फॉर्म किया। जैसा कि हमने एक्टिविटी 1.1 को अगर हम देखते हैं, अगर हम एक्टिविटी 1.1 को जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक्टिविटी 1.1 को जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इसमें एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमको पहले मैग्नीशियम रिबन को रब करना है, उसके बाद में उसको बर्न करना है, और बर्न करने के बाद जैसे ही इसके एटम रिलीज होंगे तो वो नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो एक थ्योरेटिकल पाथ हो गया, इसको बहुत लंबे वे में हमको समझाना पड़ रहा था। तो साइंटिस्टों ने इसको इजी करने के लिए, जो हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसको इक्वेशन में चेंज कर दिया और केमिकल इक्वेशंस बनाई गई, केमिकल इक्वेशंस बनाई गई, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस बनाई गई। तो केमिकल इक्वेशंस में क्या हुआ कि जो भी हमारे कंपाउंड एज अ इनपुट दिए जा रहे थे, जैसे कि मैं अगर बोर्ड पे आप देख पा रहे हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो यहां हमने एक थ्योरेटिकल एक्टिविटी पढ़ी हुई थी, यहां हमने एक थ्योरेटिकल एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें मैग्नीशियम को हमें फिजिकली बर्न कराना पड़ रहा था, और उसके एटम रिलीज होकर के जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहे थे तो वो एक एश की फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड थे, जो नीचे चाइना डिश पे कलेक्ट हुए। ये एक थ्योरेटिकल वे हो गया, ये एक थ्योरेटिकल वे हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने का। बट इसको एक आसान से फॉर्म में लिखने के लिए इनको एक केमिकल इक्वेशन वे फॉर्म दिया गया। इसमें इक्वेशन की फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखा गया। बट ये जो इक्वेशन थी बेसिकली कैसी थी, वर्ड इक्वेशन थी। इसमें हम कंपाउंड के पूरे पूरे नेम लिख रहे थे, जो भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था। मतलब हम इससे भी इजी कुछ कर सकते थे। पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम एज ए इनपुट देते हैं किसी भी रिएक्शन में, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं बेटा? रिएक्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये एरो रिप्रेजेंट करता है हमारी केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये कहलाते हैं बेटा हमारे प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं बेटा? प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। वह क्या था कि ये एक वर्ड फॉर्म में था, और हमारे कंपाउंड के बड़े बड़े नेम हमें देखने को मिलते हैं। जो इनके नेम हैं एक वर्ड इक्वेशन में, वर्ड इनके बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो इसको और इजी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा था, इसमें केमिकल फॉर्मूला बना दिए गए, इनकी केमिकल फॉर्मूला। और ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए गए थे, तो जो भी एलिमेंट के सिंबल हमें पता है, जैसे नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, कार्बन का C है, हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है। तो इन सिंबल से क्या बनाया गया, केमिकल फॉर्मूला बनाए गए पहले कंपाउंड के, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को लिखा गया। जैसे मैग्नीशियम के केमिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हमारा Mg इसका केमिकल सिंबल है इसका। इसके बाद ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना उसका जो केमिकल फॉर्मूला था उस कंपाउंड का, वो बना मेरा MgO।
तो ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट, और ये एक केमिकल इक्वेशन बनी। ये एक केमिकल इक्वेशन बनी कैसे? वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करके ये एक केमिकल इक्वेशन को हमने चेंज किया। ठीक है बेटा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको हम एक बार और रीड कर देते हैं। इज देयर एनी अदर वे, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula. Can be made more concise and more useful if we use chemical formula instead of word. अगर हम वर्ड की जगह इनके केमिकल फॉर्मूला को यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से कंसाइज करके इसको हम और शॉर्ट वे में हम इसको लिख सकते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल इक्वेशन थी जो हमारी एक केमिकल रिएक्शन को पूरी की पूरी थ्योरेटिकल जो एक केमिकल रिएक्शन थी वो हमारी एक छोटी सी केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है। एक छोटी सी केमिकल, यहाँ पे O2 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट कराता है ना ये, तो ये O2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होने की। नेक्स्ट टॉपिक इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा मैं, वो ये कि ये हमारी एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये हमारी एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा जो है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद मैं इसी केमिकल रिएक्शन को दोबारा लिखूंगा और आप इसको मुझे सॉल्व करके देंगे। बट उससे पहले आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस की जाती है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ईजी है, बट थोड़ा ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे अपन। आप बहुत कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना, जहां भी आपको लगे थोड़ा सा पॉज करके रिवाइंड करके इसको देखना, बट एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझना। किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछना, आपको विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखो बेटा मैंने यहाँ पे पीडीएफ को इसलिए लगाया है कि काफी बच्चों को मैंने देखा था कि वो बुक के साथ में डील करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज अगर कोई भी टॉपिक हम समझ रहे हैं ना, इट मीन्स कि हम उसके साथ साथ बुक को रीड करने की एक हैबिट भी डालें। हमारे सबसे अच्छी फ्रेंड, सबसे अच्छा टीचर या सबसे अच्छा गाइड होता है हमारी बुक। तो मैं आपको उस बुक के साथ में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि कभी जैसे मैं आपके पास ना हूं तो आपके पास ये बुक हो जिसके साथ में मैंने आपको इस टॉपिक को समझाया है। वैसे तो काफी सारे अलग अलग ऑथर होते हैं बुक्स के, बट मैं यहाँ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में अपनी बुक में भी आप इसको देख सकते हो। आपको कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं है। आपके पास जो गागर में सागर भरी हुई एक एनसीईआरटी की बुक है जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, या किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। जब हम मैटर के बारे में स्टडी कर रहे थे तब हमने 9th क्लास में इसको डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। चलिए बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एनसीईआरटी की नेक्स्ट हेडिंग 1.12, जिसमें अगर अब आप किसी भी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है that mass neither created nor be destroyed during any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास आपने इनपुट में दिया है उतना ही मास आपको आउटपुट में मिलेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपने जितना मास एक रिएक्टेंट में दिया है, एज अ रिएक्टेंट दिया है, उतना ही मास आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हैं ना आपको? या फिर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट is equal to or must be equal to the number of atom obtained in product। अगर ऐसा है तभी वो केमिकल रिएक्शन हमारी सही ढंग से परफॉर्म हुई है, नहीं तो उस रिएक्शन में एरर है। ठीक है बेटा? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने पे कितने मॉलिक्यूल देने पर या कितने कंपाउंड देने पर प्रोडक्ट में कितने कंपाउंड फॉर्म होंगे, इन सब का पता हमने किससे किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से किया। ठीक है? इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जैसे हमने एग्जांपल में आप अपनी बुक में देखिए, जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है। इसको हम वर्ड इक्वेशन में नहीं लिखते हुए डायरेक्ट हम इसके सिंबॉलिक और केमिकल फॉर्मूला में इसको हम लिखते हैं कि जब हमने क्या किया, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, Zn रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हमको प्रोडक्ट क्या मिला? हमको प्रोडक्ट में मिला जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हम इस तरीके से, तो इसको एक एग्जांपल के साथ एक बार और समझते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में एटम की संख्या सेम होना चाहिए, तभी वो केमिकल रिएक्शन सही कहलाएगी, अदरवाइज उस केमिकल रिएक्शन में एरर होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो आप एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है उसको देखिए। इसमें क्या है कि हमने जब जिंक को Zn, जिसका सिंबल होता है बेटा Zn, इस जिंक को जब हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, इस जिंक को जब हमने हाइड्रोजन सल्फेट के साथ माने कि H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो प्रोडक्ट में हमको जिंक सल्फेट मिला। क्या मिला बेटा? जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकली। ठीक है? अभी इसको जैसा अगर हम इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं, जैसा कि हम इस पे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाते हैं, तो आप देखोगे कि जिंक के इधर बेटा जिंक के इधर प्रोडक्ट में कितने एटम है? 1 एटम है। ठीक है? वही रिएक्टेंट में भी 1 एटम है। जिंक में प्रोडक्ट में भी 1 एटम है और रिएक्टेंट में भी इसमें 1 एटम है बेटा। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में भी देखो इधर 2 एटम मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना रहा है, यहाँ भी 2 एटम्स हैं। ठीक है? वहीं इसकी SO4, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम की संख्या भी सेम है। इट मींस दैट कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है बेटा? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। कैसी है ये बेटा? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये हमारी। ओके बेटा? जिसमें क्या है? नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है? किस वजह से ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? वो है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन reactant, number of atom present in reactant is equal to number of atom obtained in product।
दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्यों कहलाई बेटा? ये इसीलिए कहलाई क्योंकि इसमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो एटम्स की संख्या है, किन की संख्या बेटा? जो एटम्स की संख्या है वो क्या है? इक्वल है। क्या है बेटा? इक्वल है। इनका इक्वल होना बहुत जरूरी है। किसमें? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इनका इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो यही चीज आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूं। एक भी लाइन हमें एनसीईआरटी की नहीं छोड़नी है जो कि हमें समझ में नहीं आए, ऐसा आज हम एक भी लाइन को नहीं छोड़ेंगे। एक एक लाइन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देखिएगा, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। कि आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा था। ठीक है, जिसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमने बात डिस्कस की थी कि मास, जितना मास हमने इनपुट में दिया है उतना ही मास हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि हम एटम के बिहेवियर को जानते हैं। हम एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम एटम को बना सकते हैं। एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या है कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं। That's why जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो वो कंपाउंड जो बने थे वो एटम से ही मिलकर के बने हुए थे। जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं ये एटम से मिलकर बने हुए हैं। इसलिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एटम्स जो जितने हमने रिएक्टेंट में दिए हैं उनकी संख्या ना तो कहीं से बढ़ने वाली है ना कहीं से बाहर से इंक्रीज होने वाली है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इनकी संख्या हमेशा जितनी आप रिएक्टेंट में दोगे उतनी ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगी। सिंपल सी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना बेटा कि जितने हमने एटम रिएक्टेंट में दिए हैं उतने ही एटम हमको प्रोडक्ट में मिलेंगे। तो एटमों की संख्या बराबर है, इसीलिए रिएक्टेंट में दिया गया पूरा मास बराबर है, क्योंकि एटम्स की संख्या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के एटम की संख्या ही इधर क्या बना, किन से मिलके बना है वो मास, वो नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बना है। और वही मास प्रोडक्ट में हमें मिलेगा, बस बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे और नए कंपाउंड फॉर्म होंगे। ठीक है बेटा, तो वही अब नेक्स्ट लाइन अगर हम इसमें पढ़ते हैं, दैट इज टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट if a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in a reactant। तो जैसा कि टोटल मास हमारा प्रोडक्ट में ऑब्टेन्ड हुआ है वो हमारे रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। और वो मास किनका है? एलिमेंट का है। और एलिमेंट किन से बने हैं? एटम से बने हैं। तो एटम को हम फर्दर ना तो खत्म कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना नया एटम बना सकते हैं। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से बॉन्ड करके एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे जिंक एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे जिंक एलिमेंट देखने को मिल रहा है। इस जिंक एलिमेंट ये क्या है? एक एटम है, सिंगल एटम एलिमेंट है, जिसने इस हाइड्रोसल्फेट नेम के कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन किया और जिंक सल्फेट फॉर्म किया और हाइड्रोजन गैस बनाई। लेकिन जो भी कुछ उठापटक इसमें की गई वो इन्हीं एटम्स की संख्या के साथ की गई। कोई भी एटम इसमें खत्म नहीं किया और कोई भी एटम इसमें नया ऐड नहीं किया। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा बच्चों। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं तो इन अदर वर्ड, जैसा देखो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, बस हम क्या कर रहे हैं एक बार बुक को और फॉलो कर लेते हैं कि आपकी बुक में और क्या क्या दिया है। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम। तो समझ रहे हो ना बात को, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट में सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट में सेम होना चाहिए। एटम कहीं गायब नहीं होगा रिएक्शन के टाइम पे। आप एटम को ना तो डिस्ट्रॉय खत्म नहीं कर सकते हो ना ही नए एटम को आप लेकर के आ सकते हो। जो भी बनेगा, जितने एटम हमने रिएक्टेंट में दिए हैं और जितने एटम हमें प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं उन्हीं से बनेगा। जो भी बनेगा, जितने एटम हमने रिएक्टेंट में दिए हैं और जितने एटम हमें प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं सब वही हैं।
नया एटम कहीं से नहीं आएगा, तो प्लीज जितने एटमों की अपने इधर दिया है उतनी एटम हमारे इधर होना चाहिए। इतनी सी बात बस आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर अपन डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट वही बात बोल रहा है, हेंस वी नीड अ बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज द केमिकल इक्वेशन जो आपको 1.12 मींस, मैं आपको पीडीएफ को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन पे, 1.12 जिसकी बात हमने अभी डिस्कस नहीं की थी ना, मैंने बोला था कि पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक दे दूं। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है ना 1.12, क्या ये बैलेंस्ड है? तो अब आप इसको बता सकते हो कि ये बैलेंस है या नहीं है। देखो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं पहले। तो जो हमारी रिएक्शन थी वो क्या थी, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंट में रिएक्शन की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब इसको बर्न किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ होगा मान लिया, बट क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें फॉलो होगा? आप वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कीजिए, क्या इसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल है? तो देखते हैं एक बार। देखो मैग्नीशियम की नंबर ऑफ एटम इधर कितनी है बेटा, कि सिंगल एटम है सर, तो इधर भी सिंगल एटम आपको देखने को मिला है। लेकिन ऑक्सीजन यहां सिंगल है, यहां डबल है, तो ये कैसी है बेटा, अनबैलेंस्ड है। कैसी है, अनबैलेंस्ड है। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अभी एक सिंपल वे में मैं आपको इसको बैलेंस करके बता देता हूं, बट जो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है उसको हम अभी सीखेंगे थोड़ी सी देर में। अब बात अगर इसकी आई है तो इसको सिंपल वे में हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो बेटा ये क्या है कि MgO2, अभी हमारे यहां पे ऑक्सीजन सिंगल है, यहां 2 दिया हुआ है। पहली बात, अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहला रहा है, अगर हम इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं तो वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका ये पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला है। और हमें इस फॉर्मूले से छेड़खानी नहीं करनी है, समझ रहे ना बात को? हमें इस फॉर्मूले में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं करना है। तो यहां पे हमको एक परमिशन मिली है कि हम यहां पे एक किसी भी नंबर या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहां, इस पोजीशन में। इसके सफिक्स प्रीफिक्स में कोई भी वैल्यू का मल्टीप्लाई समझ करके मत लिखना। आप इसके ऑक्सीजन को यहां 2 मत देना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड नहीं कहलाएगा क्योंकि अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो चुका है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो इसका स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको वैसा ही रहने दें। जो इसका स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको वैसा ही रहने दें। समझ रहे ना बेटा? तो हम इसको क्या करेंगे, जो पहले इसको करने का रूल यही है कि इसको आप एक बॉक्स में क्या, एक किसी ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए और इसके बाहर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस एरो को छोटा कर देते हैं, इसके बाहर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ 2 से किया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट अब मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए भी हम क्या कर देंगे, यहां पे क्या लगा देंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 2 से। अब आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, हम बिना ब्रैकेट के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। देखो बेटा, आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को जिनका आपने मल्टीप्लाई किया है उनको इस फॉर्म में लिख सकते हो, उनको इस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन यहां आप इन 2 को सफिक्स या प्रीफिक्स या कॉमन ब्रैकेट लगा करके नीचे ऊपर नहीं लिखना है, आपको इस कंपाउंड के पहले ही लिखना होगा यहां पर। समझ रहे ना बात को? तो तभी ये रिएक्शन को आप बैलेंस कर पाओगे। सर ये 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सर ये 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जो आपने 2 यहां पर ये 2 लगाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीशियम के यहां पे 2 कंपाउंड है। कितने हैं, 2 कंपाउंड है। या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहां पर कितने कंपाउंड है,
दो कंपाउंड हैं। या फिर यहां भी आप बोलोगे तो यहां भी आप बोल सकते हो कि यहां भी मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट हैं बेटा, 2 एलिमेंट हैं, समझ रहे हैं ना बेटा। और यहां ये ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल है यहां पर, ठीक है ना। देखिए बेटा, कंपाउंड और मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन आ गई होगी, सर मॉलिक्यूल बोल रहे हो कंपाउंड बोल रहे हो। हम इसको देखो, क्या होता है कि जब दो अदर एलिमेंट मिलकर के कोई नया जो भी बनाते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे दो अदर एलिमेंट मिलकर के इन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, ठीक है ना। ये दो अदर एलिमेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, यहां भी दो ऑक्सीजन मिले और इन्होंने क्या बनाया, ये बनाएंगे एलिमेंट, और उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा उसको अपन, मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाया इन्होंने। तो दूसरी बात ये कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर में ये फॉर्म होते हैं। तो इनको अपन मॉलिक्यूल कभी नहीं बोलेंगे। बट इनको हम क्या कर सकते हैं, एज ए लिक्विड भी चेंज करा सकते हैं टेम्परेचर वेरी करा करके, तो इनको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है हमारा, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, आयोनिक कंपाउंड कभी भी मॉलिक्यूल नहीं कहलाते, आयोनिक कंपाउंड कभी भी मॉलिक्यूल नहीं कहलाते। जैसे NaCl हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है, ये कभी भी मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो कंपाउंड मॉलिक्यूल वाला जो कंसेप्ट है ये आपको अभी सिखाया जाएगा, और 9th क्लास में ऑलरेडी इसको सिखाया जा चुका होता है। अभी आप अपन आगे बढ़ते हैं इसके। चलो, तो इसको हम पहली बात तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कंपाउंड में कोई चेंज नहीं करना, जो केमिकल फॉर्मूला है उस केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होने देना है अपन को। जो भी वर्ड का, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक राइट वे है, उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम कंपाउंड के सफिक्स में, प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लगाएंगे, जो एक नॉर्मल वे है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने से वो क्या दिखा रहा है कि वहां पे उस कंपाउंड की 2 संख्या है या उस कंपाउंड की 1 संख्या है, ठीक है बेटा। आगे मूव करते हैं हम इसमें। तो अब हम इसमें बैलेंसिंग सीखते हैं। जैसे कि ये रखा है हमारे पास जिंक का, जिसको ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस है। जिंक क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसको अभी हम रोकते हैं, हम जो सीखेंगे अब जो नेक्स्ट हमारी इस एग्जाम्पल के साथ में हम बैलेंसिंग को सीखेंगे। इस एग्जाम्पल के साथ अब हम बैलेंसिंग को सीखेंगे। ध्यान से देखना बेटा बोर्ड पे। देखो, अगर मैं नहीं भी दिख रहा हूं तो मेरा हाथ दिख रहा है, आप हाथ को देखना, बट समझना अच्छे से, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो जैसा कि अगर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर के परफेक्ट पूरी की पूरी बैलेंसिंग का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, आयरन Fe+H2O क्या बना के दे रहा है, ये आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी हमको इसकी बैलेंसिंग को बहुत सही ढंग से सीखना है बेटा। इसकी बैलेंसिंग को सीखने से पहले कुछ स्टेप्स जो आपकी बुक में दे रखी है उनको भी रीड करते हुए चलेंगे हम। ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है बेटा बैलेंसिंग का, बस आपको ये स्टेप्स के साथ सीखना है। देखो क्या कर रहे हैं हम, अभी सीख रहे हैं, और सीखने का फंडा यही है कि जितने अच्छे से, जितने स्लो हम सीख लें उतना ही ज़्यादा हमें समझ में आता है अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हम भागेंगे भी, दौड़ेंगे भी, और सेकेंडों में रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे। बट एक बार कॉन्सेप्ट तो सीख लें कि बैलेंसिंग होती कैसे है। बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद दौड़ना है, भागना है, उछलना है, जो भी करना है करें, नो मैटर। बट सीखते समय आपको बहुत सही ढंग से सीखना होगा, समझ रहे ना बेटा बात को। तो आइए, तो जैसा कि आपकी पहली स्टेप है, इसको बैलेंस करने के लिए पहले हम चेक कर लें कि ये अनबैलेंस है भी या नहीं। तो नंबर ऑफ एटम को पहले हम काउंट करते हैं। नंबर ऑफ एटम को काउंट करते हैं तो यहां से देखिए,
यहां आयरन का एक एटम है, यहां 3 एटम है। समझ में आ गई? यहां आयरन के एक सिंगल एटम है, यहां 3 एटम है। प्रोडक्ट में 3 एटम है, यहां सिंगल एटम, रिएक्टेंट में सिंगल एटम है, प्रोडक्ट में 3 एटम है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में सिंगल है, प्रोडक्ट में 4 है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो इक्वल है। तो अभी अपन को इसको बैलेंस करना होगा, अभी अपन को इसको बैलेंस करना होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा बात को। इसको बैलेंस करने से पहले जैसा कि आपकी स्टेप 1 में लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िएगा। बैलेंस करने का पहला रूल जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपकी स्टेप 1 में लिखा हुआ है, टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। कि पहले हमें क्या करना है, ईच फॉर्मूला को बॉक्स में क्लोज करना है और उस बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा तभी वो एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला कहलाएगा किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का। समझ रहे हैं ना बात को? तो केमिकल फॉर्मूला में हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या किया है, बॉक्स में चेंज किया है। तो हम इसको क्या करते हैं, बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं सभी को। कर लिया, चलो ठीक है। तो इसको अब हमने क्या किया, बॉक्स में क्लोज कर दिया। बॉक्स में क्लोज क्यों किया, तो आप जान चुके हो कि हमें केमिकल फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं करना है, कर दिया। अब ध्यान से देखें स्टेप 2 हमारी, स्टेप 2 क्या बोल रही है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी संख्या हमको अब एक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट करनी है, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, चाहे वो इधर रिएक्टेंट में हो या वो प्रोडक्ट में हो, इनके एक टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं अपन पहले, जैसा कि आपकी बुक में दिया है। देखो पहले हमने टेबल में क्या किया है, एलिमेंट के सिंबल लिखे हैं। क्या लिखे हैं, एलिमेंट के सिंबल। जैसे कि मैं अगर आयरन की बात करता हूं, आयरन हो, आयरन एलिमेंट से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन एलिमेंट का इसमें यूज किया गया है और ऑक्सीजन एलिमेंट का इसमें यूज किया गया है। आयरन का यूज किया गया है, हाइड्रोजन का यूज किया गया है और ऑक्सीजन का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको। आयरन का यूज किया गया है, हाइड्रोजन एलिमेंट यूज किया गया है और ऑक्सीजन। ध्यान से देखें, पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन में ये 3 एलिमेंट्स ही यूज किए गए हैं। तो अगर मैं रिएक्टेंट में बात करता हूं इनकी संख्या की, अगर मैं रिएक्टेंट में बात करता हूं इनकी संख्या, तो रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, रिएक्टेंट में आयरन हमारा सिंगल है, 1 है कि नहीं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितनी है बेटा, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2 और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितनी है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है हमारे 1। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट में इनकी संख्या क्या कितनी है, एलिमेंट्स के एटम की। तो प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट में आयरन है हमारे 3, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है हमारे 2 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा, 4। तो ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स का पता चला हमको कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं किसी ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट में आयरन के टोटल नंबर ऑफ एटम अगर रिएक्टेंट में है तो रिएक्टेंट में 1 है और वहीं प्रोडक्ट में 3 है। दोनों साइड इक्वल नहीं है, अनबैलेंसिंग हो गई। कहां से आ गए भैया इसमें 3 एटम, रिएक्टेंट में तो एक ही दिया है, तो 2 एटम और कहां से आ गए,
क्योंकि हमका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये क्रिएट कैसे हो गए दो मास, कैसे क्रिएट हो गए? इट मींस कि ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस है। कैसी है बेटा? अनबैलेंस है। वहीं हमने ये हाइड्रोजन को देखा तो ये बैलेंस, लेकिन यहाँ सिंगल एट ऑक्सीजन प्रोडक्ट में फोर मतलब 3 क्रिएट हो गए, कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है। मींस कैसी है ये? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। कैसी है बेटा? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। एक बार अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप पी जाओगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कर दोगे, बशर्ते एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना। हम केमिकल रिएक्शंस के और भी बहुत कठिन टफ एग्जांपल कराएंगे, बट अभी इनके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझिए बेटा, ध्यान से देखिए। स्टेप 3 ने क्या बोला है? स्टेप 3 को सुनिएगा। स्टेप 3 बोल रही है कि इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत कन्वीनियंट होगा कि हम अपनी बैलेंसिंग को स्टार्ट करें उस कंपाउंड के साथ जिसमें एटम्स की संख्या सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा एटम की संख्या हो। हम उस कंपाउंड को देखेंगे जिसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा एटम की संख्या किसमें देखने को मिल रही है बेटा? आयरन ऑक्साइड के अंदर, जिसमें आयरन के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। इट मे बी रिएक्टेंट, इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। हमारा जो भी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक कंपाउंड देखना है, वो चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, नो मैटर, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले कंपाउंड को देखना है। सीधे देखो बस, उसको घूर घूर के देखो, कितना गंदा, कितना खूबसूरत, कितना स्वीट दिख रहा है, उसको घूरते रहो बस। इतना घूरो कि मतलब वो आपके दिमाग में बस जाए। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि इसको जब हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले कंपाउंड को दम से घूरना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ कि हमको देखने को मालूम हुआ कि हमारी जो भी बैलेंसिंग है यहीं से ही होना मांगती है ब्रो, हमारी बैलेंसिंग यहीं से होना मांगती है। बहुत कन्वीनियंट वे था कि हम आगे जाकर के उलझे नहीं, तो हम उस कंपाउंड को उठाएंगे पहले जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के साथ में है। समझ रहे ना बेटा? तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो in that compound select the element which has maximum number of atom। इस कंपाउंड में हमको उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, जो कि ऑक्सीजन है। कौन है बेटा? ऑक्सीजन है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। और यूजिंग दिस क्राइटेरिया while selecting Fe3O4 and the element oxygen in it, and there is a 4 oxygen atom on RHS and only 1 oxygen atom in LHS। जब हमने इस साइड देखा तो ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, इधर देखा तो ऑक्सीजन के 4 एटम देखने को मिले। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसी को बैलेंस करेंगे, पहले हम इसी को ही बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हमको एक अनदर टेबल बनाना पड़ेगी। अनदर टेबल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है। देखो इसमें क्या करेंगे, हम पहले एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन रिएक्टेंट और एंड प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं और किस कंपाउंड में है, ये लिखना है हमको, सिंपल सा। तो पहली बात, इनिशियली हमने अभी बैलेंस नहीं किया है, हमने उस ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया। इनिशियली ये ऑक्सीजन का बिहेवियर या इनकी संख्या कितनी है वो लिख दो, सिंपल सी। तो इनिशियली अगर अपन बात करें तो इनिशियली रिएक्टेंट के अंदर कितनी संख्या है ऑक्सीजन की? सिंगल संख्या है। और वो सिंगल संख्या किसके साथ में है? H2O के साथ में है। किसके भीतर है ये?
H2O के भीतर है, तो इसकी संख्या किस में है, सिंगल है, और किस में है बेटा, H2O में है, किस में है, H2O में सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वहीं अगर अपन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में कितने हैं, ये 4 हैं, और किसके अंदर है ये प्रोडक्ट में 4 हैं, किसके अंदर, इन Fe3O4 में, Fe3O4 के अंदर ये प्रेजेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा उलझन वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं है। अब जो भी उलझन है वो अब आने वाली है। इसको थोड़ा कॉलम में डिवाइड कर दूं मैं, बेटा आपको नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा ये। चलो, तो इनिशियली क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का एटम था किसके अंदर, H2O के अंदर। H2O के भीतर सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम था। यहां जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन की संख्या को, यहां 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन की संख्या को इन H2O के अंदर। और किसके भीतर, रिएक्टेंट में H2O की संख्या क्या है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये 1 H2O को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन की संख्या को किसके भीतर, प्रोडक्ट के भीतर, इस कंपाउंड में। ठीक है, यहां 4 था, यहां 1 था। अब हम इसको इक्वल करेंगे। इसको हम इक्वल करने के लिए अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, टू वैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए हमें देखो, ये 4 को 1 बनाएंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और डेसिमल में वैल्यू जाएगी। हम इस 1 को 4 बना सकते हैं, हमें ये और ये इक्वल करना है, हमें ऑक्सीजन की संख्या को इक्वल करना है। और ऑक्सीजन की संख्या को इक्वल करने के लिए, ऑक्सीजन की नंबर ऑफ ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हम इस 1 को 4 बना सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई बाई 4 करके। अगर हम इस 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इस 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें बेटा, अगर हम इस 1 में हम क्या कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे यहां पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जबकि इधर ऑलरेडी 4 है, इसमें हमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे का ऐसा 4 ही रहने देना है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन को 4 ही रखना है, यहां ऑक्सीजन को 4 ही रखना है। ध्यान से देखना बेटा। तो अभी हमारा इस टेबल के बाद क्या हुआ है, ऑक्सीजन हो गया है बैलेंस दोनों साइड, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। क्योंकि इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, इधर भी कितने हो गए बेटा हमारे, 4 हो गए। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो जो भी कैलकुलेशन हमने की है, अब इसको हमें इस इक्वेशन में पुट अप करना होगी। जो भी कैलकुलेशन हमने की है, जो भी ऑक्सीजन की संख्या हम नई लेकर के आए हैं, और जो भी मल्टीप्लाई हमने इसमें किया था, वो हमको अब केमिकल रिएक्शन के अंदर शो करना होगा। अब वो हमको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के अंदर शो करना होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। तो अभी हम इसकी रिएक्शन को अगर नीचे लिखते हैं, तो आयरन प्लस H2O क्या बनाया इन्होंने, Fe3O4 प्लस H2। और दूसरा जो केस था वो क्या करना था, हमको इसको बॉक्स में क्लोज करना था, जिससे इनके केमिकल कंपाउंड में कोई इफेक्ट ना पहुंचे, तो हमने इसको बॉक्स में क्लोज किया और 4 का मल्टीप्लाई किया है हमने किसमें, H2O में। हमने क्या किया है, 4 का मल्टीप्लाई किया है H2O के अंदर। तो हम क्या कर देंगे, इस बॉक्स से पहले क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इस बॉक्स से पहले हमने क्या लिख दिया, 4, क्योंकि हमने 4 का मल्टीप्लाई किसमें किया बेटा, इस H2O में 4 का मल्टीप्लाई किया। इट मींस हमें इस बॉक्स के पीछे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर का मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे का बात का अगर हम स्टेप 4 को देखते हैं, किसको देखते हैं बेटा, स्टेप 4 को।
जो आपको पिंक पिंक सा स्टेप 4 दिख रहा है, इतना क्यूट सा। अब हम इसमें देखते हैं इन्होंने अब क्या किया। हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले कंपाउंड को उठाया और उस कंपाउंड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला एलिमेंट था उसको उठाया और उसको पहले बैलेंस किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्या, वो है स्टेप 4 को अच्छे से पढ़ना है पहले हमें। तो स्टेप 4 में क्या है, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। हमारा क्या हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, बट आयरन और हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं हुआ है अभी। अब हम आयरन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। तो आयरन एंड हाइड्रोजन आर स्टिल नॉट बैलेंस, iron and hydrogen are still not balanced, pick any of these elements, proceed further, let us balance hydrogen atom in the partially balanced equation। अब क्या करना है, एनसीईआरटी में आपको क्या बोला है कि हमारा ऑक्सीजन अब बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब बचा कौन है, आयरन है। कैसे बचा है, देखो भाई, हाइड्रोजन पहले यहां 2 था, बट अब 4 का मल्टीप्लाई होने की वजह से अब यहां हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, एटम की कितनी हो गई है, 8 हो चुकी है। 8 हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। जबकि प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। हमारे हाइड्रोजन की अब संख्या यहां कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है, प्रोडक्ट में कितनी है, 2। और दूसरी बात, अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाता हूं तो ये और ये हमारा टेबल के अंदर लिखे जाएंगे, जिसमें आयरन का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि पहले हाइड्रोजन को पिक कर लो, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप पहले आयरन को भी पिक कर सकते हो, पहले आयरन को भी बैलेंस कर सकते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का हाथ और साथ 2 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं और हम एनसीईआरटी की बात को ना मानते हुए पहले आयरन को बैलेंस करेंगे, पहले आयरन को बैलेंस करेंगे। तो ध्यान से देखो, आओ, तो क्या करेंगे हम, एटम ऑफ आयरन टेबल में लिखेंगे हम क्या बेटा, एटम ऑफ आयरन। ठीक है, इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, एटम ऑफ आयरन, और ऊपर चला गया, चलिए। तो अब हम लिखते हैं यहां पर क्या, एटम ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में एटम ऑफ आयरन की संख्या कितनी है, पहले इनिशियली कितनी है, ध्यान से देखो। तो पहले इनिशियली इसमें संख्या कितनी है, तो इनिशियली अगर मैं बात करता हूं, इनिशियल में रिएक्टेंट में आयरन कितनी है भाई, सिंगल है, 1 आयरन है, किसके अंदर है, Fe, सिंगल आयरन प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट में कितनी है भाई, 3 है, कितनी है, 3 है। कैसी है भाई, किसके अंदर है, तो वो है Fe3O4 के अंदर है। ध्यान से देखो, Fe3O4 के अंदर ये 3 है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, कितनी है, 1 है किसके अंदर, Fe के अंदर, और 3 है किसके अंदर, Fe3O4 के अंदर। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, टू बैलेंस हम क्या करेंगे इसमें, इस 1 में इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम इसको 1 को आसानी से 3 बना सकते हैं और इसको 3 का 3 रहने देते हैं। समझ गए ना बात को, इसको 3 का 3 रहने दिया।
तो जो हमारा नया रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी, तो फिर से हम लिख लो Fe बॉक्स के अंदर, फिर कितना आ गया था 4H2O बॉक्स के अंदर, रिएक्शन होने पे क्या मिला मुझे, ये 3 एसिटिस है तो Fe3O4 बॉक्स के अंदर प्लस H2 बॉक्स के अंदर, मल्टीप्लाई किया है 3 का, तो यहां हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे क्या हो गया, यहां भी आयरन के 3 एटम और यहां भी आयरन के 3 एटम आप आसानी से देख सकते हैं। यहां भी आप आयरन के 3 एटम और रिएक्टेंट में भी 3 एटम, प्रोडक्ट में भी 3 एटम आप इजीली देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा कि अब हमने क्या किया है, हमने बुक का साथ छोड़ा, ठीक है ना, बुक का साथ सबका विकास, लेकिन हमने बुक के बिना साथ भी सबका विकास कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, तो हम अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेते हैं। अब हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं, क्योंकि अब हम बुक का साथ तभी पकड़ पाएंगे जब हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। बुक हमसे नाराज हो गई है, अब कह रहे हैं कि आपको अपनी अपनी करने की पड़ी थी, तो अब अपनी अपनी कीजिए, हमारे साथ ही मत रहिए। तो अब हमको यहाँ निपटना पड़ेगा, बुक को मनाना पड़ेगा बुक के साथ पहुंचने के लिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस H2O को बैलेंस करना पड़ेगा बिना बुक के साथ के। तो चलो बिना बुक के साथ के इस H2O को भी बैलेंस कर लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेते हैं, मैंने H2 बोल दिया नहीं, हाइड्रोजन एलिमेंट को भी बैलेंस कर लेते हैं। देखा ना, बुक का साथ छोड़ते ही हमारा अविकास हो चला, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो टू बैलेंस द हाइड्रोजन क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस द हाइड्रोजन, दी हाइड्रोजन क्या करेंगे हम, वही टेबल बनाएंगे क्यूट सी, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, ठीक है। एटम ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, बुक का साथ सबका विकास। तो इनिशियली क्या था हमारा, अगर हम इनिशियली की बात करते हैं तो इनिशियल में क्या था, हाइड्रोजन किसके पास था, H2O के पास था, कितना है 8 है, किसके अंदर है, इन H2O के अंदर। H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है भाई, अब बैलेंस हो चुके हैं, ध्यान से देखना 8 है। अब प्रोडक्ट में कितने हैं, कि 2 हैं, कितने हैं 2। भाई हमने किसकी बात की, बैलेंस करने के लिए, 2 बैलेंस, कि भाई बैलेंस हो जाओ, बुक को मनाना है हमको, तो बैलेंस करने के लिए देखो यहां कितने थे बेटू, यहां थे हमारे 2, कितने थे 2। अब यहां चलेगा फंडा कि हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को 8 बना सकते हैं। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस 2 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, ठीक है। इसको हमने प्यारा सा 8 का 8 लिखा रहने दिया, इसको हमने सिर्फ 8 का 8 ही लिखा रहने दिया, और हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन हमें अब मिल जाएगी। तो भाई कर दो क्लोज, फिर से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करते हैं हम, तो वही हमने पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, आयरन प्लस H2O रिएक्ट कराया, Fe3O4 प्लस H2, और इनको सबको डाल दिया इनके बढ़िया 5 स्टार होटल के रूम के भीतर, ठीक है। तो क्या क्या मल्टीप्लाई किया था हमने, आयरन में 3 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हुआ था, और इसमें बेचारे में कुछ नहीं हुआ, यहाँ हुआ है हमारा 4 का मल्टीप्लाई। तो ये फाइनली बैलेंस रिएक्शन हमें देखने को मिल गई। तो हम सीधे लास्ट में चलते हैं, और आपको ये बैलेंस रिएक्शन बिल्कुल क्यूट सी साफ साफ सी दिखाई पड़ रही है, मिला लो कर लो पोस्टमार्टम इसका, ठीक है। और इस तरीके से देखो, मेन क्या था, यहां पहुंचना नहीं था, मेन था यहां पहुंचना किस तरीके से है। किसी भी रिएक्शन में हमें पहले किसको बैलेंस करना है,
किसको नहीं करना है। अगर एक सीक्वेंस में सही तरीके से बैलेंस नहीं किया ना बेटा तो उलझ जाते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, बहुत बहुत स्टूडेंट इसमें उलझते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, सीक्वेंस में बैलेंस करना है चीजों को। ठीक है, तो स्टेप 5 क्या कर रही है, स्टेप 5 कह रही है कि फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन वी काउंट द एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम चाहते हैं कि अब हमें इसकी करेक्टनेस का पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके बोथ साइड जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, इसके बोथ साइड जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनको काउंट कर लेते हैं कि ये कितने हैं। तो ठीक है, इसको रब कर देते हैं और फाइनल हमारी जो बैलेंस इक्वेशन आई है उसको लिख देते हैं यहाँ पर सामने बड़े बड़े से अक्षरों में, गूंजती हुई आवाज के साथ ऐलान करते हैं हमारी रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो आइए, क्या आई थी हमारी रिएक्शन, आयरन के कितने एटम थे बेटा, कि सर 3 थे। हम अब बॉक्स को हटा सकते हैं, 4H2O। ठीक है, उसके बाद क्या मिला हमको, Fe2O4 Fe3O4 प्लस 4H2। इसमें अब हम क्या करते हैं, एटम्स की संख्या को गिनते हैं कि दोनों साइड एटम है बराबर या नहीं। इधर 3 आयरन और आयरन के साथ इन ई को जुदा कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं सर आप, इसको साथ में लिखिए। तो यहां भी आयरन 3, यहां भी आयरन 3 है, यहां ऑक्सीजन 4 हो चुके हैं, यहां सिंगल था 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 4 प्रोडक्ट में भी है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ये सफिक्स में एटम है, तो 4 यहां कॉमन मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 एटम इधर है, तो 8 एटम हमें यहां देखने को मिले। ये आपकी बैलेंसिंग कंप्लीट। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई बेटा, बैलेंस हो गई। और अभी ये इक्वेशन बैलेंस है, बट कुछ नाते रिश्तेदार हैं जो इनके बारे में अभी भी हमको इनको बताना है। ध्यान से देखिए वो क्या नाते रिश्तेदार हैं इसमें। चलिए ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और किस तरीके से हमने बैलेंस की, एक छोटा सा पहाड़ चढ़ा, फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ा और पहुंच गए अपनी मंजिल पर। बट अभी भी कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर हमें बतानी है, वो क्या क्या है ध्यान से देखिए। तो वो है स्टेप हमारी कौन सी, 7। स्टेप 7 क्या बोल रही है, ध्यान से देखो। तो बड़े बड़े से बोल्ड लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट्स को हमें इसकी रिप्रेजेंट करना होगा कि ये सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है। हमें यहाँ फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे आयरन का हम जानते हैं, अभी इस केस में, इस रिएक्शन में आयरन कैसी स्टेट में है बेटा, कि सॉलिड स्टेट में हमारा लोहा पड़ा हुआ है। किसके भीतर पड़ा हुआ है, तो वो हमारे सॉलिड स्टेट में लोहा था, उसको हमने, आयरन था, उसको हमने गैसियस स्टेट में H2O के साथ में रिएक्ट कराया है। गैसियस स्टेट में सर H2O, पानी तो लिक्विड होता है, गैसियस स्टेट क्यों लिखी सर यहाँ। गैसियस स्टेट मतलब ये स्टीम है, क्या है बेटा, स्टीम, भाप, भाप है बेटा, ये क्या है, भाप, स्टीम। कुकर में सीटी बजती है ना, तो वही वाली स्टीम है ये। ठीक है, तो कैसी होती है वो, गैसियस स्टेट में होती है। इसका टेम्परेचर 100 से एवोव रहा होगा, समझ में आ रही बात। और इसके बाद में जो हमें आयरन ऑक्साइड मिला वो एक लेयर में मिला, जिसे हमने क्या बोला, सॉलिड। और ये हमारी क्यूट सी हाइड्रोजन की गैस इसमें से इमिट हुई। समझ में आ रही ना बेटा। तो एक बार इसको मैं रीड कर देता हूं, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशंस। Does this equation tell anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given
इन दिस इक्वेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट। क्या मतलब जो हमने पहली रिएक्शन लिखी थी जिसमें हमने ये रेड कलर के स्टेट्स नहीं रिप्रेजेंट किए थे, क्या उसमें आप फिजिकल स्टेट देख पा रहे थे? जो आपकी 1.9 की जो केमिकल रिएक्शन आपकी बुक में आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड देखोगे तो आपको 1.9 की केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आपको फिजिकल स्टेट नहीं दिख रही होगी। आयरन किस स्टेट में आप उसमें नहीं देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए क्या किया, टू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, कि हम केमिकल रिएक्शन में ये भी जानना चाहते हैं कि जो आयरन है वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है या लिक्विड में है, मोल्टन तो नहीं है कहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां सिंबल लगा दिया एस। इस एस को देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये आयरन कैसी है बेटा, सॉलिड स्टेट में है। यही क्या होगा कि द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला, द गैसियस, द लिक्विड, द एक्वस। हाँ, एक्वस के बारे में जान लीजिए। एक्वस मतलब एक्वस मींस समथिंग इन वाटर, समथिंग विद वाटर, मतलब कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व कंडीशन में है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस हमारा वाटर में डिसॉल्व है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि द गैसियस, द लिक्विड, द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, हाँ एक्वस सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमने यहाँ पे एस जी और लगाया है, लिक्विड के लिए एल लगाते हैं, वैसे एक्वस के लिए ए क्यू लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर, ए क्यू यू ई ओ यू एस, एक्वस। वो यू एस आता है क्या, ओ यू एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब एनी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अगर कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व है तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो एक्वस। लिक्विड के लिए हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, समथिंग इज इन लिक्विड तो हमें सिंबल क्या देना है, एल देना है। और गैस, एस सॉलिड हो जाएगा हमारा और गैस हमारी जी हो जाएगी। कोई गैसियस स्टेट में है केमिकल रिएक्शन के अंदर तो वो हमारी जी हो जाएगा। ठीक है ना, जी जी। चलिए, तो नोट दैट सिंबल जी इज यूज्ड विथ हाइड्रोजन H2O. Note that symbol G is used with H2O to indicate that this reaction water is used in the form of steam. कि यहाँ इस रिएक्शन में हमने जो वाटर को यूज किया है वो किस फॉर्म में है बेटा, स्टीम फॉर्म में है। किस में है बेटा, स्टीम फॉर्म में है ये इस रिएक्शन के अंदर। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमने स्टीम के साथ में इस आयरन को रिएक्ट कराया है, इसलिए यहाँ गैस लगाया है। इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर H2O तो वाटर होता है और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। वाटर हमारा सॉलिड होता है अगर वो आइस है, और वाटर हमारा गैस भी हो सकता है अगर वो क्या है, स्टीम है। ठीक है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है, समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव और बिलो इन द इक्वेशन। होता क्या है कि कुछ कुछ रिएक्शंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कराई जाती हैं, पर्टिकुलर प्रेशर पे कराई जाती हैं, और पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती है। सर ये कैटलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में तो कुछ बताइए। तो इसके बारे में बस इतना सा है बेटा, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड्स का या फिर कुछ मिनरल्स का हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। कुछ कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल का हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट बनाने के लिए इन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और ये कैटलिस्ट कुछ और नहीं होते, हमारे ये कंपाउंड ही होते हैं जो नॉर्मली हमें केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। समझ में आ रही है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है,
और ये कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड, जिनको हम पढ़ रहे हैं। कहीं भी हो सकता है, ये हमारा किसी भी रिएक्शन में H2O हो सकता है कैटलिस्ट। बस केमिकल रिएक्शन जिससे कंपाउंड से फास्ट हो जाती है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, कैटलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में इंडिकेट किया जाता है, देख लीजिए बेटा एक बार बोर्ड पे। चलिए, तो कैटलिस्ट किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है इसको देखते हैं हम। कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी कुछ आपकी किताब में दिया हुआ है वही सब। चलिए बेटा, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसमें हमने एक प्रेशर को इंडिकेट किया हुआ है। ये प्रेशर है हमारा, किस केमिकल रिएक्शन में इंडिकेट किया हुआ है, CO, जो कैसी स्टेट में है बेटा, गैसियस स्टेट में है। और किसके साथ रिएक्ट कराया है इसको हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया है। प्रेशर इंडिकेट किया गया है 340 atm। ठीक है, प्रेशर कितना इंडिकेट किया हुआ है इसमें, 340 atm। 340 atm प्रेशर इसमें इंडिकेट कराया गया है। और इसमें क्या बनाया है हमारा, CH3OH इसमें हमें प्रोडक्ट मिला है। ये CH3OH क्या कहलाता है बेटा, ये लिक्विड स्टेट में होगा और ये कहलाता है मिथेनॉल। क्या कहलाता है बेटा, मिथेनॉल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ये मिथेनॉल कहलाता है। अब बात करते हैं इस प्रेशर की, तो ये प्रेशर दिया हुआ है हमारा किसमें, ATM में। ठीक है, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसने किसके साथ रिएक्ट कराया बेटा, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया है। और यहाँ 340 atm प्रेशर पे ये रिएक्शन हुई है, 340 atm प्रेशर पे। एक्चुअली में ATM क्या होती है बेटा, ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब हम ठीक है, ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड इट इज, चलो, ATM is the unit of pressure। ठीक है, और 1 ATM बराबर क्या होता है बेटा, तो 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये हमारा 1 ATM किसके बराबर होता है, 1 ATM हमारा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ये पास्कल इसमें छिप गया, इसको हम छिपने नहीं देंगे, इसको हम सामने रख के लाएंगे आपके। इसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होती है, यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, यूनिट ऑफ प्रेशर होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमने बैलेंसिंग में आज क्या सीख लिया, उसको रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखा है, और रिएक्शन की फिजिकल स्टेट को भी हमने उसमें सिंबल में रिप्रेजेंट करना सीखा है। और अगर वो किसी टेम्परेचर पे हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रही है, या किसी कैटलिस्ट का यूज करके वो रिएक्शन हो रही है, तो हम उसको भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे आपकी एक और केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो गोल्डन केमिकल रिएक्शन होती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ये क्या बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है अपने प्लांट्स के अंदर, तो ये फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन होती है। देखो इसमें क्या है, इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं अपन। रिएक्शन क्या है हमारी, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O किसकी प्रेजेंस में गया, ये हमारा सनलाइट। थोड़ा सा छोटा सा लिखें क्योंकि बन नहीं पाएगा। नीचे की साइड लिखते हैं हम, यहाँ पे इसको यहाँ लिखते हैं नीचे। 6CO2 प्लस 12H2O किसकी प्रेजेंस में, तो सर सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। एक तो इसमें सनलाइट चाहिए होता है और एक इसमें
क्लोरोफिल चाहिए होता है। एक तो सनलाइट एंड एक क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बनेगा इसमें, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बनते हैं। तो ये वही ऑक्सीजन है जिसे हम गेन कर रहे हैं, जिसे कौन बना के दे रहा है, प्लांट बना के दे रहा है। ये वही ग्लूकोज है जिसे हम गेन कर रहे हैं, जो और जिसे कौन बना रहा है, प्लांट बना रहा है, ठीक है। और ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा ये वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम लाइव प्रोसेस जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब इसको बहुत डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे पूरी रिएक्शन परफॉर्म करती है। अब हम इसको, आपका होमवर्क है कि आप इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे हमको, ठीक है। इसको एक बार बैलेंस करना, वही सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना, ये वाले कंपाउंड को आप टारगेट करना, ठीक है। इस कंपाउंड से आप स्टार्ट करना और इस कंपाउंड में पहले हाइड्रोजन को टारगेट करना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इसमें क्या है, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम किसके ज्यादा है, हाइड्रोजन के ज्यादा है। तो पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करना और हाइड्रोजन के बैलेंस के साथ में इसको आगे की ओर परफॉर्म करना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हम इसमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करवाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, एक वीडियो लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स कराएंगे, कुछ कठिन से एग्जांपल, टफ एग्जांपल, हम इस ऐसे कुछ एग्जांपल हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए बनाएंगे, ठीक है, जिनमें ये कुछ ऐसे टफ एग्जांपल हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा बेटा हमने, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम इसके कुछ एग्जांपल परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें नेक्स्ट जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको देंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ इसकी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वगैरह, थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम। और यहाँ सनलाइट के साथ में कैसे सिल्वर ने रिएक्ट कराया ये पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो होगा ऐसे कुछ धमाकेदार एग्जाम्पल के साथ में हम बैलेंसिंग करेंगे और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर लें, बट वो कब करेंगे, अगर ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए बेटा सिंपल से एग्जाम्पल तो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इतना जितना आपने ये सीख लिया है ये सफिशियंट है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें अभी प्रैक्टिस करनी है, और इस बार एग्जाम में छोटी मोटी ड्रीम लेकर के मत चलना, सीधे मेरिट का सोचना। हमें मेरिट करनी है, चाहे वो बच्चा स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो बच्चा CBSE का हो या ICSE का हो। तो इन सभी बोर्ड में हमें क्या करना है, अपने अपने परफॉर्म करना है, ठीक है ना, ठीक है। चाहे वो बच्चा CBSE का हो, चाहे वो बच्चा MP ठीक है, तो चाहे वो बच्चा स्टेट बोर्ड का हो या चाहे वो बच्चा CBSE बोर्ड का हो, हमने क्या करना है, बहुत कॉन्सेप्चुअली स्टडी करनी है। चीज़ों को सीखते टाइम बहुत स्लो चलना है, बट जैसे ही हम वो चीज़ें हमें समझ में आ जाए तो हमें एक बहुत तेज स्पीड पकड़नी है और नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज़्यादा लगाने हैं। समझ में आ रही बात। तो क्या होगा कि जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा हम मिस्टेक्स को देखेंगे कि हमें ये एग्जाम्पल में ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है, और हम उस पर वर्क करेंगे। देखो जो गलती हमें वहाँ एग्जाम में करनी है उससे पहले ही हम उसको अपने घर पे कर लेंगे और परफेक्ट एक टॉपर की तरफ पेपर देने जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। बाय।